करते हैं फर्स्ट मॉड्यूल से। पहला मॉड्यूल में है हम लोग का इंट्रोडक्शन, जिसमें डिसास्टर, हजार्डस, ये सब का कंसेप्ट देखने वाले हैं। सबसे पहले डिसास्टर स्टार्ट करते हैं। डिसास्टर एक फ्रेंच वर्ड है जो डिसास्ट्रे से लिया गया है। ठीक है, किससे लिया गया है? डिसास्ट्रे से। एक सेकेंड, डिसास्ट्रे, ठीक है, जिसमें दो वर्ड से मिलकर बना हुआ डी से होता है डिसास्ट्रे। ठीक है, दो वर्ड मिलकर बना हुआ है। डिस मतलब होता है फ्रेंच में बैड, और अस्ट्रे मतलब होता है स्टार। ठीक है, यानी आपका बैड सिचुएशन। जैसे मान लीजिए कि एक दो तरह का वर्ड यहाँ पे यूज होगा, हजार्ड और एक डिसास्टर। डिसास्टर क्या है, हजार्ड क्या है, पहले दोनों को समझ लेते हैं, उसके बाद टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे आप जहाँ पे अभी होंगे, ठीक है, जिस भी एरिया में रह रहे होंगे, तो आपके आसपास बहुत सारी चीजें हैं जो आपके हजार्ड हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, गैस कनेक्शन हो गया, यानी जितना सुविधा उतना खतरनाक, ऐसा सुने होंगे। ठीक है, तो वो आपके लिए हजार्ड है, मतलब ऐसा उसमें पोटेंशियल एनर्जी है जो आपको हार्म कर सकता है। आपको हार्म कर सकता है, यानी आपके शरीर को, बॉडी को, ह्यूमन बॉडी को, आपके प्रॉपर्टी को हार्म कर सकता है, आपके इन्वायरमेंट को हार्म कर सकता है, मतलब डैमेज कर सकता है। तो उसको हम लोग हजार्ड बोलते हैं। लेकिन वही चीज अगर डैमेज कर चुका होता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए अर्थ क्यूक आया तो ये आपका हजार्ड हुआ, लेकिन अर्थ क्यूक होने से नुकसान हो गया, आपका प्रॉपर्टी में नुकसान हो गया, आपका ह्यूमन बॉडी में नुकसान हो गया। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिसास्टर बोलते हैं। तो क्लियर हुआ कि हजार्ड क्या था, कि आपको जो हार्म कर सकता है, आपके आसपास उसके पास ऐसा पोटेंशियल है जो आपको हार्म कर सकता है, आपके बॉडी को, आपके इन्वायरमेंट को, आपके प्रॉपर्टी को। अगर वो हार्म कर दिया, जैसे अर्थ क्यूक आया, फ्लड आया, उसमें बहुत सारे, फ्लड में बहुत सारे जानवर बह गए, बहुत सारे प्रॉपर्टी बह गए आपका, तो आपका क्या था? डिसास्टर था। ठीक है, लेकिन फ्लड आएगा, आना, ये क्या है? हजार्ड है। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग ये क्या था ना, 1889 ईस्वी में एक मीटिंग किया गया था। मीटिंग जैसे डिसास्टर अभी बता रहे थे ना, कि डिसास्टर में आपको नुकसान हो सकता है, जैसे साइक्लोन आ जाए, सुनामी आ जाए। ठीक है, तो उसके बचाव के लिए हम पहले से प्लानिंग करेंगे ना। हम जानते हैं कि हम फ्लड को, अर्थ क्यूब को, एक सब को नहीं रोक सकते, लेकिन उससे बचाव तो कर सकते हैं ना। तो उसी को डिसास्टर से बचाव के लिए 1889 में जनरल असेंबली में एक मीटिंग किया गया, जिसमें जैसे कि मान लीजिए कहीं न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक्सप्लोर हो रहा है, साइक्लोन आ रहा है, फ्लड है, अर्थ क्यूब है, ये सब से बचाव के लिए हम एक मीटिंग रखा गया 1889 ईस्वी में। कितना में? 1889 ईस्वी में, सॉरी 1989 ईस्वी में। ठीक है, 1989 ईस्वी में एक मीटिंग रखा गया, जिसमें कि मतलब डिसास्टर से बचाव का, जिसको हम लोग रिस्क रिडक्शन बोलते हैं, मतलब जो डिसास्टर रिस्क रिडक्शन, यानी उससे रिक्स होने वाला, मतलब जो रिक्स होने वाला है उसको रिडक्शन कर सके, कम कर सके। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे उसमें आपदा में आने वाले जो हम बचाव कर सकते, उसको बचाव के लिए वहाँ पे प्लानिंग बनाया गया, जो एक डिकेड का पहले बनाया, जो 1990 से 2000 का था, 1990 से 2000 का। ठीक है, 1990 से 2000 का एक प्लान बनाया गया कि इतने दिनों में हमको डिसास्टर से जितने भी स्टेप लेने हैं, जितने भी हमको कंट्रोल करने हैं, ये सभी चीज़ हम लोग के पास हो जानी चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि 2004 में एक सुनामी, भयंकर सुनामी आया था, जिसमें बहुत लोगों की जान गई थी। ठीक है, तब जाके एक एक्ट पारित किया गया 2005 में एक एक्ट पारित किया गया, डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। ठीक है, ऐसा एक्ट पारित किया गया। तो ये सब और डिटेल में पढ़े होंगे अगर रेगुलर क्लास किए होंगे तो काफ़ी हद तक आपको हम स्टार्टिंग कर चुके हैं। ठीक है, अब हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन, डिसास्टर का डिफिनीशन दिया गया कि डिसास्टर कैन बी डिफाइन अकरेंस ऑफ सडन और मेजर मिसफॉर्चून विच disrupt the basic fabric and normal functioning of the society or community and causes human, material, environment and economic losses that exceed the community's or society's ability to cope using its own resources। कोई भी ऐसा मिसफॉर्चून या सडन इंसिडेंट जो आपकी पूरी नॉर्मल फंक्शनिंग को उसे अफेक्ट कर रहा हो, या ह्यूमन लाइफ को इफेक्ट कर रहा हो, या क्या किसको? आपका इकोनॉमिक को, इन्वायरमेंट को, प्रॉपर्टी मटेरियल को, ठीक है, ये सब को इफेक्ट कर रहा हो, लॉस पहुंचा रहा, तो उसी ही हम क्या कहते हैं? डिसास्टर कहते हैं।
ठीक है। अच्छा, जैसे कि आपको एक एग्जांपल दे, अच्छा एक और वर्ड यहाँ पे है, दैट एक्सीड द कम्युनिटीज और सोसाइटीज एबिलिटी टू कोप यूजिंग इट्स ऑन रिसोर्सेज। जैसा कि आप 2019 में एक पेंडेमिक आया था जिसको हम लोग कोविड-19 के नाम से जाने थे, वो क्या किया, अचानक आया और हम लोग को तबाह करके रख दिया, ठीक है, बहुत बर्बाद किया। हम लोग ऐसा हो चुके थे कि हम उससे खुद से लड़ नहीं सकते थे, हम खुद से उसका उसका बचाव नहीं कर सकते। जैसे कोई बीमारी होता है तो हम लोग खुद से इलाज करवाते हैं, ऐसे वैसे वहाँ पे हम लोग सक्षम नहीं थे कि हम अपने आप को कंट्रोल कर सके। हम लोग किस पे डिपेंड हो गए, सेंट्रल गवर्नमेंट पे, कि वो हमें वैक्सीन दे, हम उससे क्या करें, बचाव करें, या कुछ लोगों को सहायता भी किया गया, लेडीज लोग को, ठीक है। तो ये सब क्या है, डिसास्टर है जो आपको क्या करे, हार्म पहुंचाए, ठीक है। यानी फिर से डिफिनेशन सुन लीजिए, डिसास्टर कैन बी डिफाइंड एज द अकरेंस ऑफ सडन और मेजर मिसफॉर्चून विच डिस्टर्ब द बेसिक फैब्रिक एंड नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ ए सोसाइटी। हमारे सोसाइटी में ह्यूमन लाइफ को, या मान लीजिए मटेरियल प्रॉपर्टी को, या इन्वायरमेंट को, या इकोनॉमिक लॉसेस पहुंचाए, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिसास्टर कहते हैं। क्लियर। और ये हम लोग डिसास्टर रिस्क रिडक्शन डे भी मनाते हैं, इंटरनेशनल डे मनाते हैं। वो कब मनाते हैं, 13 अक्टूबर को मनाते हैं। तो ये कब पारित किया गया था, जब वहां पे आपको 1879 में, 89 इसको पढ़ेंगे ना, बाई यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में मीटिंग किया गया। तो आपके जैसे हम लोग साइंस डे मनाते हैं, इंजीनियर्स डे मनाते हैं, उसी तरह से एक डे इंटरनेशनल डे बनाया गया, डिसास्टर रिस्क रिडक्शन, ठीक है, 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। आप गूगल पे सर्च करेंगे, ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं कुछ थीम की बात करते हैं। 2019 थीम रिड्यूस डिसास्टर डैमेज टू क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिस्ट्रप्शन ऑफ बेसिक सर्विसेज। आपको बता दें कि जैसे मान लीजिए कि आप देखे होंगे, न्यूज पढ़ते होंगे, तो पर ईयर यानी हर एक साल लगभग 1800 करोड़ प्रॉपर्टी का लॉस होता है किसी न किसी डिसास्टर की वजह से। जैसे मान लीजिए अर्थक्वेक कहीं आ गया, सुनामी आ गया, या फ्लड आ गया, या किसी भी डिसास्टर की वजह से लगभग साल में 1800 करोड़ का रुपये का प्रॉपर्टी क्या होता है, बर्बाद होता है, ठीक है। और 1500 से 2000 आदमी का मौत होता है, डेथ होता है, किसके वजह से, डिसास्टर की वजह से, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे इंडिया में ऐसा एरिया है, जो कोई एरिया होगा फ्लड से ग्रसित होगा, कोई एरिया होगा जो अर्थक्वेक से ग्रसित होगा, कहीं पे सुनामी आ रहा होगा, ठीक है। तो ये अलग अलग एरिया है जिसका कुछ डाटा दे देते हैं पहले आपको, जिससे आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आ सकता है, या डिसास्टर अगर 7 नंबर का आ गया तो उसको लंबा लिखने में काम आएगा, ठीक है। The Indian subcontinent is the among the world's modest disaster prone area। prone area का मतलब जो डेट मीन्स मतलब वहां पे डिसास्टर आने की ज्यादा से ज्यादा चांसेस है, ठीक है। इस एरिया जिसको हम लोग प्रोन एरिया बोलते हैं। तो द इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है वो वर्ल्ड का सबसे मोस्ट डिसास्टर प्रोन एरिया है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो एज पर द करेंट सिस्मिक जोन मैप ऑफ द कंट्री ओवर 59% ऑफ इंडियन लैंड एरिया इज अंडर द थ्रेट ऑफ द मॉडरेट टू सीवियर सिस्मिक हजार्ड। जो मॉडरेट टू सीवियर सिस्मिक हजार्ड है लगभग कितना 59% एरिया पे है, ठीक है। अगर हम बात करें इसका अर्थक्वेक की बात करें तो सबसे ज्यादा है हिमालयन बेल्ट में, जो रिएक्टर स्केल पे 8.0 से भी ज्यादा आ जाता है। हम लोग एरिया तरफ आता है 7 से ज्यादा तो हम लोग को तहस नहस कर देता है 7 से ज्यादा। ये एक्सीड 8.0 से भी ज्यादा आता है कौन सा एरिया में, हिमालयन बेल्ट एरिया में। उसके बाद अगर हम बात करें कि 329 मिलियन हेक्टेयर्स में हम लोग को जो इंडियन ज्योग्राफी में टोटल ज्योग्राफी एरिया है 329 मिलियन हेक्टेयर, उसमें 40 मिलियन हेक्टेयर से ज़्यादा एरिया फ्लड प्रोन है, ठीक है। यानी वहाँ पे फ्लड आने के ज़्यादा चांसेस है 40 मिलियन हेक्टेयर से ज़्यादा एरिया पे, ठीक है। अगर हम बात करें 58% ऑफ इंडियन लैंड मास इज प्रोन टू अर्थक्वेक। इंडिया का 58.6% एरिया है जो अर्थक्वेक प्रोन है, 12% फ्लड एंड रिवर इरोजन है, एंड 68% लैंडस्लाइडेड है, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर हम बात करते हैं हजार्ड की बात में, तो अगर अभी हम जस्ट आपको एक हजार्ड का डेफिनेशन सुना कर आए थे, बस उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं। ए सोर्स और ए सिचुएशन विथ ए पोटेंशियल फॉर हार्म टू ह्यूमन्स प्रॉपर्टी एंड डैमेज ऑफ इन्वायरमेंट और ए कॉम्बिनेशन ऑफ दीज।
आपके आसपास जहाँ पे आपका वर्क पैलेस है, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, जहाँ पे रह रहे हैं, जहाँ पढ़ रहे हैं, जहाँ खा रहे हैं, सभी के सभी जगह आपके सभी जगह हजार्ड मौजूद है, या उसका मतलब इंटेंसिटी कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, मतलब आपको कम हानि पहुंचा सकता है, कोई कोई चीज ज्यादा हानि पहुंचा सकता है, ठीक है। लेकिन सभी के सभी आपके आसपास हजार्ड होते ही होते हैं, ठीक है। यानी सीधा सीधी बोले कि आपके पास जहां भी जाइए, जहां बैठिए, जहां खड़ा होइए, सभी जगह हजार्ड है, लेकिन कोई कम हानि पहुंचा सकता है आपको, कोई ज्यादा हानि पहुंचा सकता है, जिसको हम लोग रिस्क रिडक्शन कहते हैं, डिसास्टर रिस्क कहते हैं, ठीक है। तो ए सोर्स और ए सिचुएशन विथ पोटेंशियल फॉर हार्म टू ह्यूमन्स प्रॉपर्टी एंड डैमेज ऑफ इन्वायरमेंट, आपके आसपास या सॉरी वैसा सोर्स या सिचुएशन, वैसा सोर्स और सिचुएशन जो ह्यूमन्स लाइफ को, उसके अंदर इतना पोटेंशियल है कि ह्यूमन्स को हार्म पहुंचा सके, प्रॉपर्टी को हार्म पहुंचा सके, इन्वायरमेंट को डैमेज कर सके या हार्म पहुंचा सके, ठीक है। तो सभी के सभी या सभी को हार्म पहुंचा सके, उसे हम लोग हजार्ड कहते हैं। यानी वैसा सोर्स या सिचुएशन, यानी वैसा सोर्स जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, अगर उससे छू लीजिए तो क्या होगा, गैस कनेक्शन, अगर आग लग गया तो क्या हो सकता है। तो ये सोर्स और सिचुएशन, वैसा सोर्स और सिचुएशन जिसके अंदर इतनी ताकत है कि आपके ह्यूमन्स लाइफ को बर्बाद कर सके, प्रॉपर्टी को बर्बाद कर सके, आपके इन्वायरमेंट को बर्बाद कर सके, या सभी को एक के साथ बर्बाद कर दे, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, हजार्ड कहते हैं। यही चीज अगर उसमें बदल जाए, क्या बोलते हैं कि जैसे अर्थ क्यूब आया, अर्थ क्यूब से आपको नुकसान हो गया, बहुत सारे ह्यूमन्स का डेथ हो गया, बहुत सारा प्रॉपर्टी बर्बाद हो गया, फ्लड आया, बहुत सारा एनिमल बह के चला गया, तो ये सब डिसास्टर हो गया, ठीक है। अगर उससे आपको प्रॉब्लम हो गया, उससे अगर आपको क्षति हो गया, ठीक है, तब उसको हम डिसास्टर बोलते हैं, नहीं तो उसको हजार्ड बोलते हैं। तो ये अर्थ क्यूक हो गया, वोल्केनिक एरप्शन हो गया, सुनामी हो गया, साइक्लोन हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, ये सब नेचुरली है। अगर ह्यूमन इंड्यूस्ड इवेंट्स की बात करें तो रोड एक्सीडेंट हो गया, टेररिज्म हो गया, वॉर हो गया, ईटीसी, ठीक है। तो सीधा सीधी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए अब एग्जाम में आपकी हजार्डस और डिसास्टर में डिफरेंस भी पूछ देंगे। तो हजार्डस क्या था कि हजार्ड रिफर टू द डेंजरस रिस्की सर्कमस्टांसेस विच हैव इनफ पोटेंशियल टू कॉज ए थ्रेट टू ह्यूमन लाइफ, आपके ह्यूमन लाइफ को क्या कर सके, डैमेज कर सके, हार्म कर सके। वही अगर हम बात करें फुल्ली अकर्स होता है, पूरे पूरे चांस होता है इन कॉन्ट्रैक्ट डिसास्टर when a hazard fully occurs attacks the property and human life and causes damage to them, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसास्टर बोलते हैं। जब उसको क्या कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे, डैमेज कर दे, ठीक है। या हम दूसरे शब्द में इसको बोल सकते हैं ए डेंजरस सिचुएशन दैट पोजेज ए थ्रेट टू ह्यूमन लाइफ। यहाँ पे क्या होगा, कंप्लीटली कॉज ए डैमेज, ठीक है, टू ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ये क्या होता है, लेस क्रिटिकल होता है, ये क्या होता है, मोर क्रिटिकल होगा, ठीक है। जो डिसास्टर है मोर क्रिटिकल होगा और आपका ये कम क्रिटिकल होगा। इसकी बात करें तो इस सीरीज में होता है, ठीक है, लेकिन ये सडन हो जाता है, शॉर्ट टाइम में होता है। जैसे कोविड-19 अचानक आ गया, ठीक है, आ गया ना, आपको पता भी नहीं चलने दिया। अब बहुत एरिया में क्या कर दिया था कि घेर लिया था, मतलब अपना क्षेत्र बना लिया, फिर धीरे धीरे एक दूसरे से फैलते हुए अब पूरा विश्व में फैल गया, ठीक है। पूरा विश्व नहीं लेकिन बहुत सारे कंट्री में फैल गया था, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी है क्या, तो पहले समझिएगा इसको। जैसा कि इस वर्ड को मतलब पहले समझाते थे, जैसे हजार्ड समझ लिए, डिसास्टर समझ लिए, दोनों के बीच डिफरेंस देख लिए। अब हम लोग वल्नरेबिलिटी को समझते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए कि आप वुडन हाउस में थे, वुडन हाउस मतलब लकड़ी के घर में थे, तो वहाँ पे अर्थ क्यूक आ जाता है, यानी भूकंप आ जाता है। तो भूकंप आएगा तो आपको नुकसान बहुत कम होगा, ऑफ कोर्स कम होगा, लकड़ी का घर है। लेकिन वही आग लग जाए, तो आग लग जाए तो नुकसान आपका क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी इम्पैक्ट हजार्डस का इम्पैक्ट क्या होगा, हजार्ड का इम्पैक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा। कब, जब आग लगेगा तब। तो उसी को वल्नरेबिलिटी कहते हैं, जिसका ज्यादा इम्पैक्ट हो। हजार्ड का अगर ज्यादा इम्पैक्ट हो तो उसी को वल्नरेबिलिटी कहते हैं। जैसे अर्थ क्यूब आया तो कम नुकसान होगा, और आग लगा तो ज्यादा नुकसान होगा। किसको, लकड़ी का घर को। तो लकड़ी के घर के लिए वल्नरेबिलिटी कौन हुआ, आग, है ना। इम्पैक्ट ज्यादा कौन, नुकसान आपको ज्यादा कौन करेगा, आग करेगा। तो उसी को वल्नरेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए बस जा रहा है, एक बस में हजारों लोग हैं, एक बस में 10-15 लोग हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि मान लीजिए एक्सीडेंट होता है, तो सबसे ज्यादा वल्नरेबिलिटी किसका है, जिसमें ज्यादा लोग हैं,
समझ में आया वल्नरेबिलिटी क्या है? तो ये अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ डिसास्टर रिस्क रिडक्शन के अकॉर्डिंग वल्नरेबिलिटी को डिफाइन किया गया है कि वल्नरेबिलिटी कैन बी डिफाइंड एज द कंडीशन डिटरमाइंड बाय फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंट फैक्टर। फिजिकल का मतलब जैसे कि अभी दे रहे थे एग्जांपल कि अगर बड़े बड़े मकान में रहते हैं तो आपको नुकसान होने की वहाँ पे संभावना ज़्यादा है, वल्नरेबिलिटी ज़्यादा है। अगर हम छोटे छोटे मकान में रहते हैं तो उसमें हम वल्नरेबिलिटी क्या है, कम है। अगर हम बात करें इकोनॉमिक की, बात करें सोशल की, सोशल में मान लीजिए फ्लड आ गया तो वहाँ पे बच्चे बुजुर्ग जो हैं वो अपने खुद को रक्षा नहीं कर सकते, अपने आप को बचाव नहीं कर सकते। तो ये किसके अंतर, या वैसा एरिया जहाँ पे तुरंत राहत नहीं पहुँचा जा सकता है। मान लीजिए कोई ऐसा गांव है जहाँ पे आग लग गया तो वहाँ पे आग बुझाने वाला अभी आ ही नहीं पा रहा है, पहुँच ही नहीं पा रहा है। तो ये सब किसके अंतर्गत आता है, सोशल वल्नरेबिलिटी के अंतर्गत आता है। इकोनॉमिक की बात करें, मान लीजिए कोविड-19 आया था। कोविड-19 में क्या हुआ था कि जिसका जॉब था वो तो आराम से रह रहा था, लेकिन जो डेली कमा के खा रहा था उसको बेचारा का बहुत दिक्कत हो गया था। जो डेली कमाता था, डेली खाता तो उसको वल्नरेबिलिटी क्या हो गया, ज्यादा हो गया था। इकोनॉमिक, इसी को हम बोलते हैं इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी, उसको ज्यादा इंपैक्ट किया था कोविड-19 सबसे ज्यादा किसको इंपैक्ट किया होगा, जो डेली कमा के खा रहा था, उसको घर से निकलने नहीं दिया जा रहा था, तो कहां से कमाएगा, कहां से खाएगा, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज हो गया, ठीक है। इन्वायरमेंटल फैक्टर और प्रोसेस बीच इंक्रीजेस सस्पेक्टिबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल और ए कम्युनिटी असिस्ट और सिस्टम टू द इम्पैक्ट ऑफ हजार्ड, ठीक है। तो आई होप वल्नरेबिलिटी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज चाहते हैं तो कोई भी तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि कोई भी ऐसा चीज जो आपको सिंपल लैंग्वेज समझ में आ गया तो सिंपल लैंग्वेज ही वहां लिखाएगा। लेकिन फिर भी अगर स्टैंडर्ड लैंग्वेज हम लोग सुनना चाहते हैं तो ऐसे बोलिएगा इसको वल्नरेबिलिटी को कि कोई भी ऐसा चीज जो कंट्रीब्यूट करती है टू इंक्रीज द लेवल ऑफ इम्पैक्ट टू पार्टिकुलर ए पर्सन, टू पार्टिकुलर इकोनॉमी, टू पार्टिकुलर ए नेशन, ए टू पार्टिकुलर ए असिस्ट, या कोई भी चीज जो उसकी सस्पेक्टिबिलिटी को क्या करे, बढ़ाती है, उसकी एक्सपोजर रिस्क को बढ़ाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वल्नरेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। क्लियर। चलिए उसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। वल्नरेबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक क्या, तो दो चीज पे डिपेंड करता है। एक तो साइज पे डिपेंड करता है कि कितना मैग्नीट्यूड में आया है, कितने एरिया पे आया। मान लीजिए फ्लड आ गया तो कितना एरिया को प्रभावित किया है, साइक्लोन आया कितना एरिया को प्रभावित किया है, मान लीजिए भूकंप आया था कितना ज्यादा आया। इंटेंसिटी से हम लोग मापते हैं ना, कि बोलते हैं कि 7.2 इंटेंसिटी आया, रिएक्टर स्केल पे मापते हैं। तो जिसका ज्यादा मान लीजिए मैग्नीट्यूड है, मान लीजिए कि आपके एरिया में आया मान लीजिए 3 आया, ठीक है, 3 पॉइंट इंटेंसिटी आया, और किसी में 8.2 इंटेंसिटी आया, तो सबसे ज्यादा वल्नरेबिलिटी कौन हो गया, जिसमें ज्यादा मैग्नीट्यूड है। तो यही साइज पे डिपेंड करता है। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो साइज ऑफ द इफेक्ट है। तो 2004 में जो आया था सुनामी, वो क्या किया था, बहुत ही ब्रॉड एरिया को बहुत प्रभावित किया था, तबाह किया था। तो इसीलिए हम इसको जो क्लासिफाइड किए हैं कैरेक्टरिस्टिक इसका है दो तरह के बोल रहे हैं। एक तो साइज ऑफ द इफेक्ट हुआ, द इन्फ्लुएंस ऑफ द ट्रेजेडी हैज ऑन सोसाइटी एंड पॉपुलेशन इज यू टू एवलुएट इट। ए क्लाइमेटी इज कंसिडर हजार्डस इफ इट इफेक्ट आर द ब्रॉड, वो कितने एरिया को क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। जैसे 2004 में जो सुनामी आया था, आपको शुरू में ही बताए थे, जो बहुत तबाह किया था, ठीक है। ये बहुत ही सारे एरिया को एक के साथ ले मारा, मतलब तबाह कर दिया, ठीक है। अब आते हैं फैटिलिटी की बात करते हैं। तो द सस्पेक्टिबिलिटी ऑफ द सोसाइटी ऑफ द टू द डिसास्टर इज असेस्ड बेस्ड ऑन द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ इंडिविजुअल who would die as a result of the disaster। जैसे एग्जांपल ले चेरनोबिल, यहाँ आर है एन है, चेरनोबिल न्यूक्लियर डिसास्टर मेड इट द एक्सट्रीमली लेथल इवेंट्स। वहाँ पे क्या हुआ था ना कि एक्सप्लोर हुआ था, जिसके कारण नंबर ऑफ पीपल का डेथ हुआ था, ठीक है, बहुत ज़्यादा डेथ हुआ था। तो ये फैटिलिटी की बात करता है कि उस एरिया में कितना प्रभावित कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई बम ब्लास्ट किया, ठीक है, इसके चारों तरफ कितने लोग थे, कितने पॉपुलेशन थे जिसको अफेक्ट किया, जो जिसका मृत्यु हुआ, ठीक है। तो ये क्या होगा, फैटिलिटी हो गया। अब आते हैं हम वल्नरेबिलिटी कैन बी कैटेगराइज्ड। हम लोग वल्नरेबिलिटी को कैसे कैसे कैटेगराइज किए, तो पहला किए फिजिकल वल्नरेबिलिटी, दूसरा किए इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी, तीसरा किए सोशल वल्नरेबिलिटी, चौथा किए एटीट्यूडनल वल्नरेबिलिटी, पांचवा किए इन्वायरमेंटल वल्नरेबिलिटी। अब इसको हम क्या करते हैं ना कि क्योंकि अभी हम लोग को पूरा मॉड्यूल को मैराथन करना है, तो क्या करते हैं, ओवरव्यू सबको बताते चल जाते हैं, मतलब एक्चुअल मीनिंग सबका बताते चल जाते हैं। जैसे पहला
फिजिकल वल्नरेबिलिटी किसको बोलेंगे? तो फिजिकल वल्नरेबिलिटी उसको बोलेंगे जैसे मान लीजिए कि बड़ा बड़ा आप आज ऐसे बताइएगा, आप बड़े बड़े मकान में रह रहे हैं, जैसे 3 मंजिला 4 मंजिला, आप कोई छोटे मकान में घास फूस वाला या वुडन हाउस वाला, तो सबसे ज्यादा वल्नरेबिलिटी किसका है? तो सबसे ज्यादा है जो बड़े बड़े मकान में, पक्के मकान मतलब जो मतलब earthquake से रेजिस्टेंस नहीं, अभी आजकल सुनते होंगे ना कि भूकंप रेजिस्टेंस यानी earthquake रेजिस्टेंस मकान बन रहा है, ठीक है। तो वैसे मकान नहीं है जो आपको earthquake के दौरान कोलैप्स हो सकते हैं, जैसे बिल्डिंग ब्रिज ये सब क्या हो सके, कोलैप्स हो सके, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल वल्नरेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा है इकोनॉमिक क्या है? जैसे कि अभी जस्ट एग्जांपल दे रहे थे आपको अभी कि कोविड-19 में क्या होता है कि जो डेली कमा कर खा रहा था वो ज्यादा इम्पैक्ट हुआ था, है ना। कोविड-19 से सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कौन हुआ था? तो जो डेली कमा कर खा रहा था, उससे खाने के पैसे नहीं थे, ठीक है, जॉबलेस हो गए थे, उनको खाने के पैसे नहीं थे, तो वो सबसे ज्यादा क्या हुए थे? वल्नरेबिलिटी हुए थे, ठीक है। तो ये हो गया इस वल्नरेबिलिटी को, जिसमें लोगों को इकोनॉमिक पे मतलब कि इम्पैक्ट पड़ा था, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी बोलेंगे। क्लियर हुआ? चलिए तीसरा आ जाता है आपका, क्या कहते हैं? सोशल या ऑर्गेनाइजेशनल वल्नरेबिलिटी क्या है? तो जैसा कि आपको मान लीजिए इसमें एग्जांपल आएगा कि जैसे मान लीजिए फ्लड आ गया या earthquake है या कोई भी आपदा आ गया, उसमें जो बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं, बूढ़े लोग हैं या बच्चे लोग हैं, वो खुद को रक्षा नहीं कर पाते, खुद को सुरक्षा नहीं दे सकते, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इस वल्नरेबिलिटी जो इम्पैक्ट करेगा किस पे? ओल्ड एज पे, मतलब कि जो बच्चे हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उन पे जो इम्पैक्ट करेगा हजार्ड, उसको हम लोग किसके अंतर्गत लाएंगे? सोशल वल्नरेबिलिटी के अंतर्गत लाएंगे। या इसका दूसरा एग्जांपल है कि जैसे उस एरिया को हम लोग बोलेंगे जहां पे रिलीफ नहीं पहुंच सकता है, ठीक है। जैसे कोई भी जैसे मान लीजिए भूकंप आ गया, लेकिन वहां पे जल्दी कोई आकर उसको, जैसे मान लीजिए घर गिर गया बच्चे लोग पे, तो निकालने वाला, रेस्क्यू करने वाला होता है, वो लेट से पहुंच रहा है, जल्दी पहुंच नहीं पा रहा है, तो ये सब जो वल्नरेबिलिटी, ये भी तो इम्पैक्ट पड़ रहा है ना। तो ये जो इम्पैक्ट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सोशल वल्नरेबिलिटी बोलेंगे। या दूसरा चीज बोल सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई दलदल में फंस गया, वहां जैसे आग लग गया कहीं पे, वहां पे बुझाने वाला नहीं पहुंच पा रहा है जल्दी, तो ये जो वल्नरेबिलिटी, ये जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोशल वल्नरेबिलिटी बोलते हैं। क्लियर है? तो व्हेन देयर इज डिवीजन अलोंग रेशियल, रिलीजियस एंड क्लास और कास्ट लाइन, देयर आर द सोशल ऑर्गेनाइजेशनल वल्नरेबिलिटी। नॉट ऑल सोशल क्लास रिसीव एड एंड और रिलीफ सप्लाई। वो जल्दी कहीं पे नहीं पहुंच पा रहा है रिलीफ या एड। फॉर इंस्टेंट ऑफ बिहार कोसी रिवर फ्लड्स एंड द हार्डशिप ऑफ द विलेज विद द हाई कंसंट्रेशन ऑफ द रिजर्व्ड कास्ट। मतलब जैसे बिहार कोसी है, वहां पे फ्लड आ गया, तो वहां पे बच्चे बुजुर्ग या जो ऐसा वुमेन जो असक्षम है अपने आप को बचाने में, तो ये किसके अंतर्गत आएगा? सोशल वल्नरेबिलिटी के अंतर्गत आएगा। फिर आ जाता है एटीट्यूडनल वल्नरेबिलिटी की बात करते हैं, तो एक कम्युनिटी विच हैज नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड चेंज एंड लैक इंसिटिएटिव इन लाइट रिजल्टेंसी बिकम मोर एंड मोर डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल सपोर्ट। मीन्स क्या बता रहा है यहाँ पे? निगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड मीन्स यहाँ पे ये बोल रहा है ना कि मान लो जो आपका कम्युनिटी है, यही आपका जो स्टेट है या आप जिनके अंतर्गत आते हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि डिसास्टर मैनेजमेंट पे न ध्यान देके हम अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे ज्यादा ध्यान दें, यानी डिसास्टर मैनेजमेंट से ज्यादा अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे ध्यान देता है। तो ये जो एटीट्यूड होता है उसी को हम लोग बोल रहे हैं, यहाँ से जो आप पे इम्पैक्ट पड़ेगा, आपके हजार्ड का इम्पैक्ट पड़ेगा, उसी को हम लोग बोल रहे हैं एटीट्यूडनल वल्नरेबिलिटी। यानी जो आपका कम्युनिटी का जो एटीट्यूड है कि हम इसको क्या बोलते हैं कि डिसास्टर मैनेजमेंट को ध्यान न देके हम अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं एटीट्यूडनल वल्नरेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपको इन्वायरमेंटल वल्नरेबिलिटी। ये क्या होता है? इन्वायरमेंटल वल्नरेबिलिटीज क्या है? तो ये डिपेंड करता है कि आपके आसपास का कैसा इन्वायरमेंट है, आप कहाँ पे आप रहते हैं, डेट ऑल्सो मैटर। अगर मान लीजिए कि आप ऐसे ट्रॉपिकल रीजन के अंतर्गत आते हैं जो ईस्टर्न कोस्ट पर लाइज करता है, तो वहां पे आपको क्या होगा कि ट्रॉपिकल साइक्लोन के चपेट में आने की सबसे ज्यादा वल्नरेबिलिटीज होगा, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं इन्वायरमेंटल वल्नरेबिलिटीज, ठीक है। इसके बाद हम लोग कैपेसिटी को देखते हैं। पॉइंट है आपका कैपेसिटी। कैपेसिटी है क्या?
तो कैपेसिटी अभी जस्ट एक वल्नरेबिलिटी एक टॉपिक पढ़ा रहे थे, तो उसी का जस्ट अपोजिट है कैपेसिटी। वल्नरेबिलिटी क्या था कि किसी चीज होने की जितना ज़्यादा क्षति होगा उतना ज़्यादा वल्नरेबिलिटी होगा। अभी जस्ट पढ़े थे, कैपेसिटी जस्ट उल्टा है कि अगर क्षति ज़्यादा हो रहा है मतलब कैपेसिटी उसका कम है, अगर क्षति कम हो रहा है, नुकसान कम हो रहा है, मतलब कैपेसिटी उसका ज़्यादा है। मान लीजिए एक ऐसा घर बना है जो भूकंप रोधी है, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है, ठीक है, यानी भूकंप रोधी घर है। अब उसका बताइए कैपेसिटी क्या होगा, ज़्यादा ज़्यादा कैसे होगा, क्योंकि कैपेसिटी ज़्यादा होगा इसीलिए तो वहाँ पे जो उसका क्या बोलते हैं उसको, मतलब नुकसान हो रहा है वहाँ बहुत कम हो रहा है, ठीक है। तो यानी कैपेसिटी उसका ज़्यादा है मतलब नुकसान कम होगा। तो कैपेसिटी मतलब आई होप समझ गए होंगे इसका जनरल मीनिंग। तो यह क्या है, जस्ट अपोजिट है किसका, वल्नरेबिलिटी का। कि कैपेसिटी होता क्या है, कैपेसिटी इज नॉलेज, स्किल, रिसोर्सेज, एबिलिटीज एंड स्ट्रेंथ प्रेजेंट इन द इंडिविजुअल, हाउसहोल्ड एंड द कम्युनिटीज विच इनेबल टू देम टू प्रिवेंट, प्रिपेयर फॉर, स्टैंड अगेंस्ट, सर्विस एंड रिकवर फ्रॉम ए डिसास्टर। कैपेसिटी है क्या कि हम मान लीजिए किसी भी डिसास्टर से कैसे हम फाइट कर सकते हैं, ठीक है, कितना क्या नॉलेज होना चाहिए, क्या स्किल होना चाहिए, क्या रिसोर्सेस होनी चाहिए, क्या हमारे पास स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटी बोलते हैं। क्लियर। अच्छा मान लीजिए जितना पक्का मकान है, पक्का मकान मतलब जितना अच्छे से आप अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनाए हैं उतना ज़्यादा वो आपका क्या है, उस घर का कैपेसिटी है अर्थक्वेक से फाइट करने के लिए। क्लियर है, ठीक है। तो vulnerability is one sided of a coin, the other sided representing the resources people have to resist, cope with or recover from a hazard। मतलब जितना ज़्यादा रिसोर्सेज होगा उतना कम वल्नरेबिलिटी होगा, बिकॉज इट इज जस्ट अपोजिट टू द कैपेसिटी, ठीक है। उसके बाद कैपेसिटी, वल्नरेबिलिटी अबाउट टू नॉट हैविंग, वाइल कैपेसिटी आर अबाउट हैविंग। जितना ज़्यादा वल्नरेबिलिटी होगा उतना कम कैपेसिटी होगा, और जितना कम कैपेसिटी होगा उतना ज़्यादा वल्नरेबिलिटी होगा। क्लियर है इस पॉइंट से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, रिक्स। रिक्स क्या है इसको सिंपल मीनिंग में समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक ऊंचा पेड़ पे चढ़वा दे, ठीक है, बहुत ऊंचा पेड़ है उस पे चढ़वा दे, तो आप क्या बोलेंगे कि नहीं ऊपर चढ़ेंगे तो गिरने की चांसेस क्या है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो उसी को हम बोलते हैं, आप बोलते हैं ना कि रिक्स है, इस पे चढ़ने में रिक्स है, मतलब क्या है कि गिरने का चांस आपका क्या हो गया, बढ़ गया है। जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे हाइट बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आपको डर ज़्यादा लगते जाएगा, यानी आपका गिरने के चांस ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो उसी को हम लोग रिक्स कहते हैं। किस चीज़ को कहते हैं कि किसी भी हजार्ड से नुकसान पहुंचने का जो चांस है या प्रोबेबिलिटी है उसी को हम रिक्स कहते हैं कि कितना चांस है। अगर मान लीजिए कि हम छोटा सा पेड़ पे चढ़ा दें तो आपको गिरने का चांस क्या हो गया, कम हो गया, प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो गया, इसलिए रिक्स वहाँ क्या है, कम है। लेकिन और पेड़ का हाइट बढ़ा दे, टावर समझ लीजिए, टावर मोबाइल वाला टावर होता है ना, तो जियो वाला टावर, एयरटेल का टावर, उस पर चढ़ा दीजिए सबसे ऊपर मान लीजिए, तो आपको गिरने की संभावना बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब रिस्क आपको क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो किसी भी हजार्ड से नुकसान पहुंचने का जो चांस है या प्रोबेबिलिटी है उसी को हम रिस्क कहते हैं। मान लीजिए कि कोई टावर पे आपको चढ़ा दिए और वहां से आप बोलते हैं कि इस पे रिस्क ज़्यादा है, मतलब चांसेस आपको गिरने का ज़्यादा है। तो रिस्क इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्मफुल कंसिक्वेंस और एक्सपेक्टेड लॉसेस, डेथ, इंजरी, एक सेकेंड पेन का यूज कर लेते हैं, डेथ, इंजरीज, प्रॉपर्टी, लाइवलीहुड, इकोनॉमी एक्टिविटी डिस्टरप्टेड और इन्वायरमेंट डैमेज, इट इज सब्जेक्टेड टू द एक्सटेंट ऑफ हजार्ड, वल्नरेबिलिटी एंड कैपेसिटी, ठीक है। अच्छा डिसास्टर जो है हजार्ड इंटू वल्नरेबिलिटी बटे कैपेसिटी, मतलब रिस्क जो है वल्नरेबिलिटी का क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वल्नरेबिलिटी क्या था कि जितना ज़्यादा नुकसान उतना ज़्यादा उसको उतना ज़्यादा वल्नरेबिलिटी बोलते थे, जितना ज़्यादा नुकसान उतना ज़्यादा वल्नरेबिलिटी। तो जितना ज़्यादा नुकसान तो रिस्क भी वैसा ही था ना, जितना ज़्यादा आपको चांसेस है गिरने का, लॉस होने का, क्षति होने का, उसको उतना ज़्यादा रिस्क बोलते थे। तो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन कैपेसिटी क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, मतलब सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई घर गिरने की संभावना कम है, मतलब कैपेसिटी ज़्यादा है, तो कम संभावना है, मतलब रिस्क भी उसका क्या है, कम है, ठीक है। क्लियर। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जहां है 4 फेजेज और स्टेजेस साइकिल ऑफ डिसास्टर मैनेजमेंट। किसी भी डिसास्टर मैनेजमेंट का 4 स्टेप होता है।
फर्स्ट स्टेप में मिटिगेशन यानी पहले प्लानिंग करना, मतलब किसी चीज़ को हम जानते हैं कि मेरे जो आपदा आने वाला है, जो डिसास्टर है, उसको हम पूरा का पूरा नहीं रोक सकते, लेकिन कम कर सकते हैं, उसका बचाव कर सकते हैं, उसको बचने से के लिए पहले से ही उपाय कर सकते हैं, उसी को मिटिगेशन कहते हैं। ठीक है, फिर आता है प्रिपेयर्डनेस, हम कैसे तैयारी करें। ठीक है, उस जो आपदा आने वाला है उसका तैयारी, रिस्पॉन्स, जैसे हम मान लीजिए कि ये देखिए ये मिटिगेशन है जो आपदा आने से पहले का काम है। पहले हम लोग सोच के रखते हैं कि कैसे कैसे हमको उस आपदा, जैसे फ्लड आने वाला है या भूकंप आने वाला है, ऐसा नहीं कि जरूर आ ही जाए, आज तैयारी करें कल ही आ जाए, वो जब भी आए हम लोग पहले से सतर्क रहते हैं। ठीक है, तो ये बिफोर द डिसास्टर, ये डिसास्टर से पहले का काम है मिटिगेशन। प्रिपेयर्डनेस भी मिटिगेशन के डिसास्टर के पहले का ही काम है, लेकिन रिस्पांस है या तो डिसास्टर जिस टाइम आया हुआ है उसी टाइम का काम है या तुरंत बाद का काम है। जैसे कोई मतलब भूकंप आया था और घर में फंस गया लोग, ठीक है, तो उसको निकालना रिस्पांस कहलाया, लोगों को जान बचाना रिस्पांस कहलाया, रेस्क्यू करना। ठीक है, जो घायल लोग है उसको प्राथमिक उपचार देना, उसको खाना पीना देना, ठीक है, मतलब फिनेंशियल हेल्प करना, बहुत सारा चीज आ जाएगा जो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिस्पांस कहेंगे। अभी हम पॉइंट बाई पॉइंट पढ़ेंगे। उसके बाद रिकवरी, जिसका बिल्डिंग विल्डिंग गिर गया है उसको बनाना, फिनेंशियल सपोर्ट करना। ठीक है, और क्या वो बोलते हैं कि मतलब फिनेंशियल सपोर्ट करना, जो लोग घायल हुए हैं उनको उनकी सहायता कर, उनको जैसे स्ट्रेस हो जाता है ना, ठीक है, वो सब से रिकवरी करवाना। ठीक है, ये हो गया लास्ट स्टेज हो गया। तो आपके पास 4 स्टेज है, पहला मिटिगेशन, दूसरा प्रिपेयर्डनेस, तीसरा रिस्पांस, चौथा रिकवरी। ठीक है, तो आइए हम लोग बारी बारी से देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है मिटिगेशन। मिटिगेशन क्या होता है, डिसास्टर से पहले करते हैं हम लोग, इन्वॉल्व टेकिंग सस्टेन्ड एक्शन टू प्रिवेंट और रिड्यूस द लॉन्ग term causes impact and consequence loss to life and property of the disaster. This sustained action also known as the mitigation. हम लोग कोई भी आपदा आने वाला है उसको पहले से मतलब सोच के रखना है कि उससे हम कैसे उभरेंगे, कैसे बाहर निकलेंगे। ठीक है, उसको कैसे कम करेंगे, इसी प्रक्रिया को हम लोग मिटिगेशन कहते हैं। और ये डिसास्टर का फर्स्ट स्टेप होता है, इसलिए इसको इट इज द इनिशियल फेज ऑफ द डिसास्टर मैनेजमेंट एंड शुड बी कंसीडर बिफोर ए डिसास्टर अकर। इसको हम डिसास्टर आने से पहले करते हैं और ये डिसास्टर मैनेजमेंट का पहला स्टेप होता है। इट इज लॉन्ग एंड कंटिन्यू एक्टिविटी दैट इज द इंटीग्रेटेड विद द ईच ऑफ द अदर फेजेज, प्रिपेयर्डनेस और क्या है आपका रिस्पांस एंड रिकवरी ऑफ डिसास्टर मैनेजमेंट। द इसका बोल रहा है कि ये लॉन्ग है एंड कंटिन्यू एक्टिविटी है। ऐसा नहीं कि आज समझा दे फिर छोड़ दे, तो जरूरी है कि आज समझा देंगे, लोगों को जागरूक कर देंगे कि ऐसा ऐसा करना है आपको, जब आपदा आएगा वो कुछ दिन के बाद भूल जाएंगे। तो ऐसा नहीं, लॉन्ग प्रक्रिया कंटिन्यू करते रहना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप आज बोलेंगे कल आ जाएगा और लोग कल जैसे जैसे समझाए होंगे कल कर लेगा, ऐसा जरूरी नहीं। कब आएगा आपदा आपको नहीं पता है। ठीक है, इसलिए लॉन्ग प्रक्रिया आपको हमेशा इस चीज को फॉलो करते रहना है। ठीक है, मतलब इसके प्रति जागरूक रहना है आपको हमेशा। इसका गोल क्या है, मिटिगेशन का गोल क्या है, तो इसका गोल है लोगों को बचाना। ठीक है, प्रोटेक्ट पीपल एंड स्ट्रक्चर ड्यूरिंग डिसास्टर। डिसास्टर के समय, आपदा के समय लोगों की सुरक्षा करना, स्ट्रक्चर को सुरक्षा करना, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द रिस्पांस एंड रिकवरी। जो रिस्पांस एंड रिकवरी में जो कॉस्ट लगने वाले उसको रिड्यूस करना, कम करना। ठीक है, लोगों की जो जान जाने वाला है अधिक से अधिक आपदा में उसको कम करना। ठीक है, यही गोल है किसका, मिटिगेशन का। और मिटिगेशन को हम लोग फाइंड कैसे करते हैं, तो पहला पॉइंट है व्हाट डिसास्टर कैन अकर इन एंड अराउंड द कम्युनिटी। कम्युनिटी के अराउंड कौन सा डिसास्टर आने वाले, कौन सा आपदा आने वाला है उसका पहचान करना है ना। जैसे कि जिस एरिया में आप रहते होंगे तो उधर देखते होंगे कि ज़्यादा भूकंप आता है या ज़्यादा फ्लड आता है, ज़्यादा सुनामी आता है, ज़्यादा साइक्लोन आता है, तो कौन सा डिसास्टर है जो आपके एरिया में बार बार आता है, तो उसका पहचान करना। फिर वो कितने मात्रा में आ सकता है उसको देखना, द लाइक्लीहुड ऑफ इट अकरेंस, ये कितनी मात्रा में आ सकता है। जैसे हम सोच सकते हैं, जैसे आपको अगर क्या बोलते हैं उसको आगाह किया जाता है ना
कि भूकंप आने वाला है, ठीक है, इतना तारीख को भूकंप आने वाला है, इतना तारीख को उल्का पिंड गिरने वाला है, तो आपको बताया जाता है ना कि 4 बजे तक बारिश होने की संभावना है। तो वो सब जो कितना मात्रा में होने वाला है, क्या रहेगा उसका स्थिति, द कंसिक्वेंस ऑफ द इवेंट इन द टर्म ऑफ कैजुअलिटी, डिस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रप्शन ऑफ द सर्फेसेस। अच्छा, एक चीज का आपको ध्यान में रखना है कि मान लीजिए इस चीज का आपको खास ख्याल रखना है कि आपदा में आने से पहले उस कम्युनिटी में कितना नुकसान होगा, इसका भी कैलकुलेशन आपको देखना है। साथ ही साथ जो रिस्पांस एंड रिकवरी है डिसास्टर मैनेजमेंट का 3rd एंड 4th स्टेज, उसके कॉस्ट के बारे में भी आपको क्या करना है, एनालिसिस करना है। चेंज इन लोकल बिल्डिंग कोड्स, आपको क्या करना है, चेंज इन लोकल बिल्डिंग कोड आपके एरिया के अनुसार, ठीक है, आपके एरिया में क्या आता है। जैसे मान लीजिए कि आपके एरिया में ज़्यादा भूकंप आता है तो आप फ्लड, जैसे किसी एरिया में फ्लड आता है, किसी के एरिया में ज़्यादा अर्थक्वेक आता है ना, अलग अलग रीजन होता है, अभी मॉड्यूल 2 में पढ़ाएंगे। किसी एरिया में सुनामी आता है, किसी एरिया में मान लीजिए साइक्लोन ज़्यादा आता है, ठीक है, तो अलग अलग एरिया होता है जहाँ पे ज़्यादातर आते रहता है। जैसे जो क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक है जो हिमालय जो बेल्ट है, हिमालयन तरफ है, वहाँ पे ज़्यादा अर्थक्वेक आता है। बिहार के कोसी नदी है, वहाँ पे फ्लड ज़्यादा आता है। तो अपने एरिया के अनुसार आपको क्या करना होगा, अपने घर को बनाना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मान लीजिए कि जहाँ पे अर्थक्वेक आ रहा है वहाँ पे फ्लड रेजिस्टेंट बना दिए, ठीक है, तो ऐसा नहीं। चेंज इन लोकल बिल्डिंग कोड, रिवाइज जोनिंग एंड लैंड यूजेज मैनेजमेंट, आपका अर्थक्वेक जोन अभी मॉड्यूल नंबर 2nd में इस चीज़ को पढ़ाएंगे। स्ट्रेंथिंग ऑफ द पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बिल्डिंग हो गया, डैम हो गया, ब्रिज हो गया, ये सब को आपको मजबूती बनाना है ताकि आपदा के दौरान, किसी भी डिसास्टर के दौरान उससे आपको क्षति ना पहुंचे, उसका नुकसान ना हो, या उससे होने वाले नुकसान की वजह से आपको कोई नुकसान ना हो, ठीक है। तो इसलिए उसको पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को आपको क्या करना है, मजबूती बनाना है। इफोर्ट टू मेक कम्युनिटी मोर रिलिजियंट टू ए डिसास्टर इवेंट, किसी भी विनाशकारी घटना के प्रति कम्युनिटी को उससे लड़ने की क्षमता को क्या करना है, आपको बढ़ाना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रीपेयर्डनेस, एक्शन बिफोर डिसास्टर मीन्स रीडिंग टू रिस्पॉन्ड बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू मिटिगेट कंप्लीटली अगेंस्ट एनी डिसास्टर, सो बाई टेकिंग सर्टेन एक्शन बिफोर हार्मफुल कंसिक्वेंस ऑफ ए डिसास्टर कैन बी रिड्यूस। प्रीपेयर्डनेस आपदा आने से पहले का एक्शन है, ठीक है, जिसके कम्युनिटी को आपदा के दौरान बचाने के लिए यानी प्रक्रिया के लिए तैयार किया जाता है, ठीक है। मतलब कोई भी आपदा आ रहा है, उससे बचने के लिए आपको हम क्या करेंगे, तरीके बताएंगे, ठीक है, क्योंकि किसी भी आपदा को पूरी तरह से मिटिगेट करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपदा से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए आपदा से पूर्व कुछ तैयारियां करनी होती है, जिसमें इंक्लूड किया जाता है, जैसे प्लानिंग हो गया, ट्रेनिंग हो गया एंड एजुकेशनल एक्टिविटीज हो गया, ठीक है। जैसे हम लोग बारी बारी से पॉइंट वाइज देखते हैं इसको। पहला पॉइंट है डेवलपिंग डिसास्टर प्रिपेयर्डनेस प्लान फॉर व्हाट टू डू, वेयर टू गो और who to call for us help in a disaster। जैसे प्लानिंग, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन एक्टिविटीज को इंक्लूड किया जाता है, जैसे प्रिपेयर्डनेस प्लान को बनाना ताकि किसी डिसास्टर के दौरान हम डिसाइड कर सके कि हमें क्या करना है, कहाँ जाना है और सहायता के लिए किसे कॉल करना है, किसे हमको बुलाना है ताकि वो हमें क्या कर सके, सहायता कर सके, ठीक है। एक्सरसाइजिंग इमरजेंसी प्लान थ्रू ड्रिल्स एंड फुल स्केल एक्सरसाइज, डिसास्टर प्लान और एक्सरसाइज प्लान को फुल स्केल एक्सरसाइज के थ्रू प्रैक्टिस करवाना, ठीक है। ईयरली वार्निंग सिस्टम, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन, जैसे देखते होंगे कहीं कहीं पे फायर अलार्म लगा रहा था, कहीं कहीं पे कि हम सभी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर या कॉलेज या क्या बोलते हैं उसको, हॉस्पिटल, एवरीवेयर आपको फायर अलार्म मिल जाएगा, ठीक है। उसी तरह से ईयरली वार्निंग सिस्टम होनी चाहिए सभी जगह। आइडेंटिफाई रिसोर्सेज एंड क्रिएटिंग सप्लाई लिस्ट ऑफ आइटम दैट आर यूजफुल इन ए डिसास्टर, अपने रिसोर्सेज को पहचानना एंड आपदा में यूज होने वाले सामान को का एक लिस्ट बनाना
ठीक है, ताकि हम उसको जहां डिसास्टर, जहां आपदा आया हुआ है, वहां पे लोगों के अनुसार, उनके हेल्प के अनुसार, उनके जरूरत के अनुसार उसको हेल्प कर पाए, है ना। आइडेंटिफाई रिसोर्सेज एंड क्रिएटिंग सप्लाई लिस्ट ऑफ ए आइटम दैट आर यूजफुल इन ए डिसास्टर, ठीक है। And next point, identification of high risk areas and designating facility for emergency users। हाई रिस्क एरिया को आइडेंटिफाई करना एंड इमरजेंसी फैसिलिटीज को सुनिश्चित करना ताकि कम्युनिटी को आपदा से लड़ने के लिए तैयार किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स जो होता है ड्यूरिंग और इमीडिएटली आफ्टर द डिसास्टर। डिसास्टर के दौरान या डिसास्टर के जस्ट बाद जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग रिस्पॉन्स कहते हैं। इसमें फेज अकर्स in the immediate aftermath of the disaster as a immediate action or relief like। इसमें क्या है कि हम लोग इसको देखते हैं कि मान लीजिए कि जैसे क्या बोलते हैं उसको, किसी भी डिसास्टर आया हुआ है, किसी भी, जैसे मान लीजिए भूकंप ही आया था, तो उसमें फंसे जो लोग दब चुके हैं उससे बाहर कैसे निकाल, पहले तो अपने आप को सुरक्षित करें, उसके बाद लोगों को कैसे वहां से बाहर निकाले, ठीक है। उनको सही स्थान पे पहुंचाकर उनका प्राथमिक उपचार दिया जाए, ठीक है। तो ये सब रिस्पॉन्स के अंतर्गत आ जाएगा। इम्प्लीमेंटिंग ऑफ ए डिसास्टर रिस्पॉन्स प्लान, टेकिंग एक्शन टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, योर फैमिली, योर एनिमल एंड अदर, ठीक है। वो बचाना है, खुद को बचाना है, अपने फैमिली को बचाना है, अपने जानवरों लोग को, अपने नहीं सभी को, मतलब यहाँ पे अपने मतलब मानव जाति का बोध करवाया जा रहा है, एनिमल को, टोटल एनिमल को बोध करवाया जा रहा है, ठीक है। कंडक्टिंग लाइफ सेविंग मिशन लाइक इवैक्यूएशन एंड सर्च एंड रेस्क्यू, provision of relocation and temporary shelter, provision of food and water and emergency health care, providing emergency assistance and critical service to victims, to conduct to rapid situation assessment, to prioritize response activities, to allocate scarce resources to provide life saving and life sustaining need to the affected। इमरजेंसी हेल्थ केयर प्रोवाइड करवाना, आपदा की स्थिति के जल्द से जल्द मेजर करना जिससे कि आपदा के दौरान की जाने वाली एक्टिविटीज को प्राथमिकता दी जा सके, वहां पर उपलब्ध संसाधनों को उचित वितरण किया जा सके, ठीक है। इट इज ऑल अबाउट ऑफ रिस्पॉन्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है रिकवरी आफ्टर डिसास्टर। डिसास्टर की बाद की जो प्रक्रिया होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिकवरी कहते हैं। टू रिटर्न द कम्युनिटी सिस्टम एंड एक्टिविटीज बाई rebuilding or restoration effect beyond the provision of immediate relief like। आपदा के बाद किए जाने वाले पुनर्निर्माण, ठीक है, रीबिल्डिंग और सामाजिक सुधार जैसे कार्य किया जाता है। सामाजिक व्यवस्था या सामाजिक क्रियाकलाप को पहले के तरह किया जा सके, ठीक है, जो बिफोर द डिसास्टर था, बिफोर जो हाल डिसास्टर के पहले था वही हाल, यानी वही क्या बोलते हैं उसको, यही सिस्टम या प्रक्रिया फिर से आ जाए, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिकवरी कहते हैं, जिसमें रिहेबिलिटेशन होगा, मतलब कि लोगों के रहने की सुविधा उपलब्ध किया जाए। रीबिल्डिंग डैमेज स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर डैमेज हो चुका है उसको फिर से हम बनाएं, कंस्ट्रक्ट करें। प्रिवेंटिंग और रिड्यूसिंग स्ट्रेस रिलेटेड इलनेस, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू द पीपल, लोगों को हम क्या फाइनेंशियल सपोर्ट करें ताकि उनकी आर्थिक स्थिति और मेंटली दोनों सुधर सके, ठीक है। कितना को टेंशन हो जाता है ना, कितना को प्रेशर आ जाता है कि अब हम अपने बाल बच्चे को कैसे संभाल पाएंगे, मेरा आपदा में, मेरा डिसास्टर में, मान लीजिए फ्लड में सारा कुछ बह गया, अब हम अपने घर को कैसे चलाएंगे, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या करें, फाइनेंशियल सपोर्ट कर पाए। डेवलपमेंट ऑफ प्रैक्टिसेस एंड पॉलिसीज टू रिड्यूस द वल्नरेबिलिटी एंड टू अवॉइड द मिटिगेट सिमिलर सिचुएशन इन फ्यूचर। ऐसा सिचुएशन फिर से ना देखने को मिले, इसलिए हम अपने पॉलिसी को क्या करेंगे और डेवलप करेंगे। अपने जो हम प्लान बनाए थे शुरू में कि डिसास्टर आने के बाद ऐसा ऐसा हमको करना चाहिए, तो वैसा जो क्षति हुआ ऐसा फिर से ना दोहराए, इसलिए हमको फिर से अच्छे से डेवलप करना है अपने पॉलिसी को, अपने सिस्टम को, अपने लोगों को एजुकेट करना है, उनको नॉलेज देना है कि आपदा के दौरान अपने आप को कैसे बचाना है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में, ठीक है।